गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस ज्योग्राफी एमसीक्यू लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और ज्योग्राफी की आज अपनी 7वीं क्लास है मेरे बच्चों। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों के वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ के साथ एचएसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं और वहां पर ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के सारे सेशन हैं। इसके अलावा हम चैप्टर वाइज भी बच्चों साथ के साथ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इन सेशन से आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें देखने को मिले। और सबसे बड़ा जो पेपर है ग्रुप डी का, जहां पर 13,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए है, तो बच्चों वहां पर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका ये बैच एमसीक्यू, क्योंकि समय कम है और कम समय में ज़्यादा आउटपुट हमें चाहिए। पूरे सिलेबस को एक बार हमें आंखों से निकालना है, अपने को कवर करना है, तो एमसीक्यू ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है समय को देखते हुए। क्योंकि अभी हमारे पास मुश्किल से 35 से 40 दिन होंगे, जैसा 21 और 22 अक्टूबर को आपका एग्जाम बताया जा रहा है ग्रुप डी का। चलेगा, एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर मेरे बच्चों आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश के 4 सबसे बड़े राज्य हैं उनका सही क्रम पूछा गया है। सबसे बड़ा राज्य आप सभी जानते हैं, अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यदि हम अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें, वो राजस्थान है बच्चों। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कौन से देश के बराबर है। तो मेरे बच्चों, राजस्थान का जो एरिया है वो यूरोप महाद्वीप के देश जर्मनी के बराबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा जो आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आपसे पूछ ली जाए कि विश्व में कौन से देश के बराबर है, तो आप बोलेंगे ब्राजील देश के बराबर है। और ब्राजील देश का जो रैंक आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के अंदर, वो 5वां आता है बच्चों। कौन सा आता है? 5वां आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जो जिला है, यदि हम जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है बच्चों अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे, वो आपका कच्छ जिला है। कौन सा जिला है? कच्छ जिला। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है मेरे बच्चों महाराष्ट्र का ठाणे जिला। कौन सा जिला? ठाणे। यहाँ पर राज्य आपसे पूछे जा रहे हैं और वो एक राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों का क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों महाराष्ट्र, तो चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। द्वीपों की बात आएगी तो सबसे पहले आपको द्वीप का पता होना चाहिए कि किसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, उसको तो हम बोलते हैं झील यानी कि लेक। ठीक है, और पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे लिम्नोलॉजी कहलाता है। लेकिन आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है? कोई भी छोटा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी गिरा हो, या पानी के बीचों बीच ऊपर की ओर दिखाई देने वाला छोटा सा जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है, द्वीप। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, कुल द्वीप कितने हैं बच्चों, तो आपको बोलना है कि भारत के अंदर कुल द्वीप है 1208। 1208। लेकिन यदि हम बात करें इन 1208 के अंदर मुख्य द्वीप कितने हैं, मेन जो आइलैंड हैं भारत के, वो कितने हैं, तो आपको बोलना है 247, 247 है। बच्चों, इन द्वीपों को हमने 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। यदि आपसे पूछ ले कि द्वीप समूह कितने हैं भारत के अंदर, तो आपको बोलना है 2। और उन 2 में एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के अंदर जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोल देंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोल देंगे। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 1208 है, लेकिन आइलैंड ग्रुप कितने हैं मेरे बच्चों? 2 हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो है अरब सागर के अंदर जो द्वीप हैं उसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। क्या बोलते हैं?
लक्षद्वीप समूह हम बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों श्रीलंका की साइड वाला जो पानी है वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और आप लोगों ने देखा होगा जब आप भारत के मानचित्र को देखोगे, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है मेरे बच्चों, ये श्रीलंका की तरफ निकला हुआ क्षेत्र है अपने भारत का। और ये जो अपना राज्य है जो श्रीलंका के सबसे नजदीक है, वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के सबसे नजदीक है, लेकिन तमिलनाडु राज्य की कौन सी जमीन सबसे नजदीक है? वो ये जमीन है बच्चों, और इस जमीन का नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी। और ये जो धनुषकोडी है ना, ये कौन से द्वीप का हिस्सा है? ये रामेश्वरम द्वीप का हिस्सा है। ये रामेश्वरम द्वीप का क्या है? हिस्सा है। जो कौन से राज्य का द्वीप होगा? तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, ये श्रीलंका है बच्चों। और श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से। श्रीलंका का प्राचीन नाम याद रखना है आपको, पूछा जाता है सिलोन। 1972 में इसका नाम हुआ था लंका। 1972 1972 में इसका नाम क्या हो जाता है? लंका। और सारे जब इसको लंका लंका बोलना शुरू कर देते हैं तो इसको अजीब लगता है, क्योंकि इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। सारे लंका लंका बच्चों चिल्ला रहे थे इसको, तो फिर इसको रिस्पेक्ट दी गई, और रिस्पेक्ट के लिए इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया गया, श्री। और श्री जोड़ दिया जाता है 1978 के अंदर। और 1978 के अंदर मेरे बच्चों इसको बोला जाता है श्रीलंका। क्या बोला जाता है? श्रीलंका बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से इसके बारे में बता देता हूं। चलो क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं सबसे पहले तो। अब देखिएगा यहां पर रामेश्वरम जब मैंने लिख दिया है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप हो जाएगा? फिर रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा। यदि भारत और श्रीलंका के मध्य आपसे खाड़ी पूछ लेता कि कौन सी खाड़ी है, तो आप बोल देते मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है बच्चों? मन्नार खाड़ी स्थित है। और मन्नार खाड़ी किसके लिए फेमस है? मोतियों के लिए फेमस है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कौन सी खाड़ी है जो मोतियों के लिए फेमस है, क्योंकि इस खाड़ी के अंदर बताया जाता है कि मोती प्रदान करने वाली मछली पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी भारत का बहुत बड़ा बायोडायवर्सिटी क्षेत्र भी है बच्चों, जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। जीवों की बहुत सारी वैरायटी आपको इस खाड़ी के अंदर नजर आएगी। लगभग 3600 प्रकार के जीव आपको इस खाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये भारत और श्रीलंका के बीच की क्या है? खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको छोटी छोटी चट्टानें पानी के बीच भी स्थित नजर आएंगी। और इन चट्टानों को बच्चों क्या कहा जाता है? इन चट्टानों को कहा जाता है पुल। कौन सा पुल? आदम का पुल, या एडम्स ब्रिज जिसे हम बोलते हैं। और यह भी बताया जाता है कि ये पुल बनाने का काम जो किया गया था ना, वो माता सीता को लाने के लिए वानर सेना के द्वारा किया गया था। और वानर सेना के अंदर जो इंजीनियर थे जिन्होंने इस पुल को बनाने का काम किया था, उनका नाम था नल और नील। तो नल और नील नाम के दो इंजीनियर वानर सेना के अंदर भर्ती थे, और उन्हीं इंजीनियरों ने मेरे बच्चों एक पुल बांधने का काम किया था। और इसी पुल का उपयोग करते हुए पूरी वानर सेना श्रीलंका के अंदर कूदी थी, और वहां से माता सीता को वो लेके आई थी। ठीक है, तो इसको राम सेतु भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये आपको श्रीलंका के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। भारत और श्रीलंका जो एक दूसरे से अलग होते हैं जल के अंदर, वो पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं, जिसको हम पाक जलडमरू मध्य बोल सकते हैं, पाक जल संधि बोल सकते हैं। एलिफेंटा नाम का जो द्वीप है बच्चों, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। एलिफेंटा नाम का द्वीप इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। न्यूमूर जो द्वीप है बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित था। बंगाल की खाड़ी के अंदर न्यूमूर आइलैंड स्थित था। अब ये द्वीप जो है डूब चुका है। अब ये द्वीप जो है डूब चुका है। न्यूमूर द्वीप का दूसरा नाम याद रख लेना, पुरबासा द्वीप। इसको पुरबासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो द्वीप है ये अस्तित्व में आया था मेरे बच्चों कब? 1970 के अंदर। 1970 के अंदर एक चक्रवात आया था भोला नाम का। और भोला नाम के चक्रवात के बाद मेरे बच्चों ये द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर दिखना स्टार्ट हुआ था। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा था, एक बंजर जमीन थी। और इस जमीन के ऊपर सबसे पहले जो दावा ठोका था वो बांग्लादेश ने ठोका था, क्योंकि बांग्लादेश के अधिकारियों ने सबसे पहले इसको देखा था। लेकिन मेरे बच्चों इसके ऊपर कब्जा कर लिया था किसने?
अपने देश भारत की सेना ने इसके ऊपर जाके तिरंगा फहरा दिया था और उसके बाद से दोनों देशों के बीच ये विवाद का कारण बना, जिसको हम बोलते हैं न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट, न्यू मूर द्वीप विवाद। और ये विवाद अपने आप सुलझ जाता है जब ये द्वीप अपने आप पानी के अंदर डूब जाता है। तो बच्चों अब ये द्वीप पानी में डूब चुका है और दोनों देशों के बीच जो लड़ाई झगड़े का मसला था ये वो भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप आप सभी जानते हुए हो अरब सागर के अंदर स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे हम एरिया की बात करें चाहे हम मेरे बच्चों बात करें यहाँ पर जनसंख्या की। यहाँ तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट बताइएगा। इस प्रकार से पोस्टमार्टम आप लोगों को करना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपका दिमाग सोच सकता है किसी एक क्वेश्चन को देखकर बच्चों उतने क्वेश्चन उसको सोचने देना है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ही आप बाकी बच्चों से अलग होते जाओगे। एक बार फटाफट बताइएगा जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, काफी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों को पेपर की जो आहट है वो सुनाई दे चुकी होगी, है ना? इसीलिए पूरा हरियाणा का बच्चा अब एक्टिव हो चुका है, क्योंकि हम जो है ना वो पेपर के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। बताओ एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आप सभी जानते होंगे, ठीक है मेरे बच्चों। यदि हम अक्षांशों की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांशों को फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अक्षांशों की जो कुल संख्या है ना वो 181 है, लेकिन यदि हम बात करें लैटिट्यूड लाइंस की, अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं बच्चों वो 179 है। और इन 179 रेखाओं में से जो मुख्य रेखाएं हैं उनकी संख्या 5 है, ठीक है। और उन 5 अक्षांश रेखाओं में से एक रेखा है कर्क रेखा, जो बच्चों उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है और इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। और यही वो रेखा है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर मेरे बच्चों क्या चमकता है, परपेंडिकुलर चमकता है। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के अंदर इस रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे आके चमकती हैं, तो बच्चों उन किरणों को दूरी कम तय करनी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है, प्रकाश लंबे समय तक बना रहता है। और इस घटना को हम बोल देते हैं ज्योग्राफी के अंदर कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का मतलब क्या होगा? सूर्य की किरणों का कर्क रेखा के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे चमकना ही कर्क संक्रांति कहलाता है। और मेरे बच्चों ये जो घटना होती है ना, ये होती है कब? 21 जून को, जिसको आप इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाते हैं। और 21 जून का दिन ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा? ये सबसे बड़ा दिन होगा। बड़े दिन का मतलब है सूर्य के प्रकाश का लंबे समय तक बने रहना। जब सूर्य देर से छिपेगा तो प्रकाश लंबे समय तक बना रहेगा, तो दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये 21 जून बच्चों छोटा दिन भी होता है, लेकिन ये छोटा दिन होता है कौन से गोलार्ध के अंदर? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे छोटा दिन भी होगा, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध में होगा उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये जो कर्क रेखा है ना, ये दुनिया के 18 देशों से गुजरती है बच्चों। विश्व के कितने देशों से गुजरती है सर? 18 देशों से ये गुजरती है, ठीक है। विश्व के 18 देशों से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये? भारत के सर जी 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से। और भारत के वो 8 राज्य कौन से होंगे बच्चों? वो होगा एक तो गुजरात, जहां से ये गुजरती है, एक होगा राजस्थान, एक होगा मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश से अलग कौन सा हुआ राज्य आपका? छत्तीसगढ़, ठीक है। एक आपका होगा झारखंड, एक होगा मेरे बच्चों पश्चिम बंगाल, एक होगा मिजोरम और एक होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा की जो राजधानी है ना मेरे बच्चों, वो इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक पड़ती है। यदि हम इन 8 राज्यों की राजधानियों के लेकर चर्चा करें,
कि गुजरात की राजधानी आप सभी जानते होंगे गांधीनगर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड की राजधानी रांची है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यदि मेरे बच्चों हम बात करें इन राजधानियों की, तो कौन से राज्य की राजधानी सबसे नजदीक पड़ती है कर्क रेखा के? तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला सबसे नजदीक पड़ती है इस कर्क रेखा के, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि इन राज्यों के अंदर जो जिले हैं, तो ये कर्क रेखा सबसे ज्यादा जिलों से जो गुजरती होगी वो कौन से राज्य के जिलों से गुजरती है? तो मेरे बच्चों वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। अब यहां पर पूछा जा रहा है राज्यों को लेकर क्वेश्चन, तो राज्य देख लीजिएगा, गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी, पश्चिम बंगाल से भी, त्रिपुरा से भी। तो बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही का मतलब है मेरे बच्चों कि हमें सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पहले रखना है, उसके बाद उससे छोटा रखना है। बच्चों केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन सी सरकार करे? केंद्र सरकार करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। और आप सभी को पता होगा 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, तो बच्चों यहां पर हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 9। कितनी हो जाती है? 9। क्यों हो जाती है? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। पहले इनकी संख्या 7 होती थी, एक लद्दाख और एक मेरे बच्चों JNK। जब लद्दाख और JNK केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका होता था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता था बच्चों, ठीक है, अंडमान निकोबार। लेकिन अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 31 अक्टूबर 2019 को, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बच्चों अब हो जाता है कौन सा? लद्दाख। और लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया? जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है अंडमान निकोबार। तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल ही चुका होगा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, ये इनका सीक्वेंस रहेगा यदि हम अवरोही क्रम की बात करेंगे। बच्चों संख्या थी 9, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनकी संख्या हो जाती है 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो ये 8 कब हुए हैं? 26 जनवरी 2020 को हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि बच्चों जो यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश थे इन 9 के अंदर, एक दमन और दीव और एक दादर और नागर, इन दोनों को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो अब इनकी संख्या कितनी है? 8 है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 और 8 कितने होंगे? 36 भौगोलिक इकाइयां भारत के अंदर आज हैं। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी जानते होंगे, ये द्वीप समूह भी है, ये भी आप जानते होंगे। इसकी जो राजधानी है मेरे बच्चों वो भी आप जानते होंगे, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है। यदि हम इसके बात करें राजकीय जीव की, अंडमान निकोबार के अंदर सबसे रिस्पेक्टेड जो जीव है आपका, जो जल के अंदर रहता है, उसका नाम डुगोंग है बच्चों, डुगोंग है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। पोर्ट का मतलब ही बंदरगाह होता है, तो द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी होगी आपकी? द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है सर पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है ये पोर्ट ब्लेयर। और भारत के अंदर कुल बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार के ऊपर ही बच्चों सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। पेपर में पूछ लिया जाता है कि द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे वो सैडल पीक है, सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। बच्चों हम बात करें तो यहाँ पर अपने भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है, एक्टिव वोल्कनो भी है, जिसका नाम क्या है? बैरन है।
बैरन अपने भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यदि मैं बात करूं मेरे बच्चों डोरमेंट वोल्केनो की, तो भारत का डोरमेंट वोल्केनो भी यहीं पर है, जिसका नाम है नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम। वो भी अंडमान निकोबार का हिस्सा है। अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप होगा वो मध्य अंडमान होगा, और ये भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है। और यदि मैं बात करूं कि सबसे छोटा जो द्वीप है अंडमान निकोबार का, उसका नाम है रोस द्वीप। कौन सा द्वीप है? रोस द्वीप है। और इस रोस द्वीप का जो नाम है वो बदला गया है। नरेंद्र मोदी जब अंडमान निकोबार की यात्रा पे गए थे तो वहां पर 3 द्वीपों के नाम बदल के आए थे। उन्हीं 3 द्वीपों के अंदर एक द्वीप हैवलॉक द्वीप था, जिसका नाम मेरे बच्चों स्वराज द्वीप किया गया। एक का नील द्वीप था, जिसका नाम शहीद द्वीप किया गया। एक रोस द्वीप है जो अंडमान निकोबार का सबसे छोटा द्वीप है, इसका नाम बदला गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है आज के समय, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? मूंगा, इनको हम बोल सकते हैं परवाल। ठीक है, परवाल हो या मूंगा हो, या इनको हम कोरल भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव होते हैं। आपसे ये पूछ ले कि परवाल क्या है, तो आपको बोलना है ये समुद्री जीव है। और ये कौन से समुद्र में पाए जाते हैं? ये छिछले समुद्र के अंदर। छिछले का मतलब क्या होगा? कम गहराई वाला समुद्र। कम गहराई वाले समुद्र के अंदर ये पाए जाते हैं। और इन समुद्री जीवों का जो साइज होता है, जो आकार होता है ना बच्चों, वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। और ये समुद्री जीव जो होता है परवाल, ये समुद्र के अंदर जीवों की एक कैटेगरी पाई जाती है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा वर्ग का ये जीव है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि परवाल जो है ना, ये कौन सी कैटेगरी का जीव है, तो आप बोलेंगे सिलेंट्रेटा वर्ग का ये क्या होगा? सिलेंट्रेटा कैटेगरी का ये जीव होगा। ठीक है, बहुत अरबों खरबों की संख्या में ये पाए जाते हैं। और इन परवालों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है, इनका जो मलमूत्र होता है ना, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और ये कैल्शियम कार्बोनेट मेरे बच्चों जितना पानी के संपर्क में आता जाएगा ये उतना ही कठोर होता जाएगा। ठीक है, और इनके द्वारा छोड़ा गया मलमूत्र जो पानी के संपर्क में आएगा ही, क्योंकि ये पानी में ही छोड़ा गया है, तो धीरे धीरे बच्चों ये मलमूत्र जो है ना, ये कठोर चट्टानों का रूप धारण करता चला जाता है। और धीरे धीरे जब बड़ी संख्या में ये मलमूत्र इकट्ठा होगा तो ये चट्टानें पानी के ऊपर दिखाई दे जाती हैं। तो इन्हीं चट्टानों को जिसके चारों ओर पानी आ चुका है, उनको हम क्या बोल देंगे? द्वीप बोल देंगे। और अरब सागर के अंदर जो आपका बच्चों आइलैंड ग्रुप है, उसको लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। और लक्षद्वीप द्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? परवालों से ही हुआ है। किससे हुआ है? परवालों से हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसकी राजधानी कावरती आप पढ़ते होंगे बच्चों। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपको ध्यान रख लेना है। सबसे बड़ा द्वीप ये पेपर में पूछा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप है इसका अंडरायट। ठीक है, अंडरायट जो है बच्चों सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का जो सबसे छोटा द्वीप है ये आपको याद रख लेना है। इसका सबसे छोटा द्वीप है सर बित्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? बित्रा द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के नजदीक कौन है, तो लक्षद्वीप के नजदीक है भारत का केरल राज्य। केरल राज्य। और लक्षद्वीप के अंदर जो लोग निवास करते हैं उनके लिए बच्चों एक हाई कोर्ट भी बनाया गया। और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट जो होगा ना, वो केरल राज्य का हाई कोर्ट होगा। और केरल राज्य का हाई कोर्ट आप सभी जानते होंगे वो एर्नाकुलम है। कहाँ है? एर्नाकुलम शहर के अंदर है बच्चों। ठीक है, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी कहाँ होगा? एर्नाकुलम के अंदर ही होगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई जो है आपका द्वीप, मुंबई जो शहर है ये कौन से द्वीप के ऊपर बसा हुआ है, तो आपको बोलना है मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। कौन से द्वीप के ऊपर बसा हुआ है ये सालसेट द्वीप के ऊपर बच्चों बसा हुआ है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो आपको ये पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है। जिस पड़ोसी के साथ हम सबसे ज्यादा चिपके हुए हैं
वो हमारा बांग्लादेश है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ मेरे बच्चों हम कितने किलोमीटर चिपके हुए हैं? 4096.7 किलोमीटर चिपके हुए हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ अपने कौन कौन से राज्य लगते हैं? अब ये आपको रटने से नहीं आएगा, ये आपको मानचित्र की नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए आपको कि मानचित्र के ऊपर कौन सा देश हमारा किस दिशा में पड़ोसी है और उसके साथ अपने कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो ये अपना भारत का मानचित्र आप लोगों ने खूब देख रखा होगा। और मेरे बच्चों ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कौन था? भारत, क्योंकि भारत ने ही इसको आजाद करवाया था। 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना भेजी थी बांग्लादेश की जमीन पर, और उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इस बांग्लादेश के साथ मेरे बच्चों सबसे ज्यादा जो हमारा राज्य चिपका हुआ है वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो एक हमारा राज्य पश्चिम बंगाल होगा। यदि हम बात करें इसकी, तो इसका नाम है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के साथ कितनी दिशाओं से घिरा हुआ है? 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा राज्य है बच्चों उसका नाम है मिजोरम। तो 3 राज्य हो चुके हैं। हम बात करें यहाँ, ये है बादलों का घर जिसको हम बोलते हैं मेघालय, और बिल्कुल इसके सिर के ऊपर बैठा है कौन? आसाम। बच्चों जिसे आज हम आसाम बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या होता था सर? कामरूप होता था। आसाम का प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसाम राइफल हमारी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको कछार लेवी के नाम से भी जाना जाता था। और मेरे बच्चों इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग के अंदर है। आसाम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो शिलोंग के अंदर है, जो मेघालय की कैपिटल है, ये ध्यान रखना। और आसाम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि पूर्वी राज्यों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इसी पैरामिलिट्री फोर्स आसाम राइफल को है, जो अपनी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, तो बांग्लादेश को ये राज्य बच्चों स्पर्श करते हैं, तो इनके अंदर आपका पश्चिम बंगाल भी है, आसाम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या का जब जिक्र होगा तो 2011 की जनगणना हमें ध्यान रखनी है, और ये भारत की कुल 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें तो 2011 में हम भारतवासी कितने थे? 121.08 करोड़ थे। और ये 121.08 करोड़ विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत था? 17.5% था बच्चों। ठीक है, और हमारा जो रैंक है बच्चों दुनिया के अंदर, वो चाइना के बाद कौन सा रहा था? जनसंख्या में दूसरा रहा था। अब क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे भारत का वो 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर है, 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का बच्चों 2.42%। और हमारा जो रैंक है वो कौन सा है? 7वां है। तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे और क्षेत्रफल में मेरे बच्चों 7वें नंबर पे। ठीक है, तो सबसे नीचे दिया है दूसरा और 7वां, ये क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताना है। तो इसके लिए फिर हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। मानचित्र के ऊपर पता होना चाहिए तुम्हें नेपाल कहाँ है, और उसके बाद हम पता लगा पाएंगे कि उस नेपाल के साथ अपने कौन कौन से राज्य जो हैं बच्चों चिपके हुए हैं। तो देखिएगा, ये है भारत का मानचित्र, और यहाँ पर है हमारा पड़ोसी नेपाल। और नेपाल एक ऐसा भी देश है जो किसी का गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि गुलाम बनाने लायक इसके पास कुछ था ही नहीं, है ना। तो गुलाम किससे बनाया जाता है? जिसके पास कुछ संपत्ति हो, आर्थिक रूप से वो क्या हो? मजबूत हो। ये बेचारा वैसे ही गरीब सा अपना क्या है? पड़ोसी है नेपाल। नेपाल के साथ एक तो ये राज्य बच्चों सीमा बनाता है। ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। बिल्कुल सर। इसके ठीक नीचे यहाँ पर कौन है? उत्तर प्रदेश है सर। यूपी, यूपी से आगे क्या आएगा मेरे बच्चों? बिहार आएगा, बिहार। ठीक है, यहाँ पर कौन है? ये यहाँ पर है गुरुजी पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला पश्चिम बंगाल है ये, है ना। और यहाँ पर है बच्चों कौन? सर सिक्किम, सिक्किम। तो कितने पड़ोसी हैं नेपाल के अपने भारत के राज्य? 5। तो बच्चों नेपाल के साथ अपनी जो सीमा लगती है ना,
वो 1751 किलोमीटर लगती है। नेपाल के साथ अपना जो बॉर्डर लगता है वो कितने किलोमीटर का लगता है? 1751 किलोमीटर का लगता है। ठीक है, नेपाल अपना बहुत अच्छा पड़ोसी है, लेकिन अब पीछे बच्चों इसने दो विवादों को जन्म दिया। तो एक विवाद तो सड़क बनाने को लेकर शुरू हुआ था, तो पेपर में पूछा जा सकता है, और इस सड़क का उद्घाटन राजनाथ सिंह करके आए थे। बच्चों ये सड़क जो है ये दारचूला नाम के गांव से बनाई जानी शुरू हुई और लिपुलेख दर्रे तक इसको बनाया गया। इसको बोलते हैं दारचूला लिपुलेख सड़क विवाद। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और विवाद बच्चों, जो पुराना विवाद था वो भी निकल के आया, उसको बोलते हैं काला पानी क्षेत्र, काला पानी क्षेत्र विवाद। ठीक है, तो ये दो विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच आपको ध्यान रख लेने हैं, ये हाईलाइट रहे थे। बच्चों नेपाल के साथ ही सबसे ज्यादा अपने राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत के सबसे ज्यादा राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा आसाम और बिहार तो बच्चों युग्म सही नहीं है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला युग्म भी सही नहीं है, सिक्किम और नागालैंड भी सही नहीं है। तो सही क्या है फिर? सिक्किम और बिहार। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, 2.42%, 2.42%। ठीक है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है मेरे बच्चों वो कौन सा है? रसिया है, रसिया, रसिया। ठीक है, और रूस देश की जमीन जो है ना वो एशिया महाद्वीप के अंदर भी है और यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है। और रसिया देश की जो जमीन मेरे बच्चों एशिया महाद्वीप के अंदर आती है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर आती है रसिया देश की जो जमीन, उसको हम क्या बोलते हैं? साइबेरिया, साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, साइबेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। और साइबेरिया के अंदर एक जगह है ब्रखोयान्स्क, ब्रखोयान्स्क। ये एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है बच्चों, एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र, जहां सबसे कम टेम्परेचर आपको मिलेगा वो है ब्रखोयान्स्क। ठीक है, और सबसे गर्म कौन है? पाकिस्तान के अंदर जकोकाबाद। ठीक है बच्चों, वो सबसे गर्म क्षेत्र है। लेकिन रसिया की जो राजधानी है ना, रसिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मॉस्को। अब आपसे पूछ ले कि मॉस्को कौन से महाद्वीप में पड़ती है? यूरोप महाद्वीप में। जब बच्चों इस देश की राजधानी यूरोप महाद्वीप में है, तो आपसे पूछ ले कि रसिया कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है रसिया। बच्चों रसिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला आपका क्या है? देश है, और इसका जो एरिया है ना वो 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हिंदी के अंदर बोल देंगे 1 करोड़ 71 लाख, 1 करोड़ 71 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी देश है। तो हम बात करें सबसे छोटा जमीनी देश कौन सा है फिर? सबसे छोटा जो बच्चों देश है ना धरती के ऊपर, क्षेत्रफल के आधार पे बात करें या जनसंख्या के आधार पे, वो है वेटिकन सिटी। यूरोप के अंदर एक देश है इटली, और इटली देश के अंदर ही एक जमीन है मेरे बच्चों 44 हेक्टेयर की। कितने हेक्टेयर की? 44 हेक्टेयर की। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5। तो हम एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 110 एकड़ हो जाएंगे, 44 की 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चों इस 110 एकड़ भूमि को देश घोषित कर दिया गया था 1929 के अंदर। और 29 के अंदर एक संधि हुई थी, उसको बोलते हैं लेटरन संधि, जो इटली देश के राजाओं के बीच हुई थी बच्चों। ठीक है, और इसी संधि के तहत दुनिया के अंदर एक देश बनता है जिसको हम बोलते हैं वेटिकन सिटी। फटाफट बताइएगा, यहां तक बातें समझ में आ रही है? आप लोगों को मजा आ रहा है क्या? आप लोगों को एमसीक्यू बैच में मजा आ रहा है क्या? एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे बताइएगा मेरे को। आप लोगों के अंदर से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी कि हाँ ग्रुप डी के अंदर हम पक्का नौकरी ले लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जितनी बातें मैं एक क्वेश्चन के अलावा अन्य आपको बता रहा हूं उससे रिलेट करके, उन सारी की सारी बातों को बच्चों साथ के साथ कैच करते जाना। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए हैं। जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ मुंह से, फटाफट जितनी भी बातें आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर के अंदर आए हुए हैं।
बताइएगा भाई फटाफट। मजा आ रहा होगा ना आप लोगों को। और सबसे खास बात है कि आप लोगों को पीडीएफ भी मिल रही है साथ के साथ, है ना। क्योंकि जो बच्चा मेरे से पढ़ता है तो वो पीडीएफ के लिए बड़ा जूझता है कि सर पीडीएफ नहीं देते हैं, लेकिन आपके समय को देखते हुए कि समय हमारे पास बहुत कम है, तो आप लोग नोट्स नहीं बना पाओगे। तो इसलिए सारी की सारी पीडीएफ जो है इस बैच की, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, हरियाणा जीके की हो, हरियाणा करंट अफेयर की हो, वो सारी की सारी मेरे बच्चों आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, जैसा लिखा गया है वैसे ही सेम डिट्टो आपको पीडीएफ मिल जाती है कि एक बार क्लास अटेंड कर लो और उसकी साथ के साथ एक बार रिविजन कर लो, बस चलेगा। आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। मेरे बच्चों तटरेखा का मतलब क्या होगा, कोस्टल लाइन। ठीक है, पानी के साथ लगता जो क्षेत्र है, पानी के साथ लगता जो बॉर्डर है, उसको हम बोलते हैं तटरेखा। और भारत की जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, इस 7516.6 किलोमीटर के अंदर हमारी जो तटरेखा है वो दो प्रकार की है। एक तो है मुख्य भारत की तटरेखा, जिसके साथ राज्य जुड़े हुए हैं बस। ठीक है, यानी कि पानी के साथ जो राज्य जुड़े हुए हैं उन राज्यों वाला बॉर्डर मुख्य भारत की तटीय सीमा कहलाएगा। और इसके अलावा जो पानी के अंदर हमारे आइलैंड हैं उनको हम बोलेंगे द्वीपीय तटीय रेखा। ठीक है बच्चों, मुख्य भारत की यदि हम तटीय रेखा की बात करें तो वो 5422.6 किलोमीटर है। और द्वीपीय तटरेखा की बात करें तो 2094 किलोमीटर है। देखिएगा कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुख्य भारत की तटीय रेखा बोले 5422, द्वीपीय तटीय रेखा बोले 2094। इस मुख्य भारत की तटीय रेखा के साथ कितने राज्य जुड़े हुए हैं, 9 राज्य। ठीक है, और बच्चों हम बात करें तो इसके साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये जो आपकी 7516 किलोमीटर की तटीय रेखा है, इसके साथ मेरे बच्चों 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश चिपके हुए हैं। इन 9 राज्यों के अंदर सबसे लंबी तटीय रेखा जिस राज्य की है वो है गुजरात, 1214.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है बच्चों आंध्र प्रदेश, जो गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, 973.7। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा, मात्र 101 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चों केंद्र शासित प्रदेश पानी के साथ चिपका हुआ है वो है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की हम बात करें ना तो 1962 किलोमीटर, 1962, 1962 के अंदर युद्ध भी हुआ था भारत और चीन के बीच, तो इसी से याद रख लेना। और सबसे छोटी जो बच्चों तटीय रेखा है वो किसकी है, पांडिचेरी की, पांडिचेरी। और पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जमीन 3 राज्यों के अंदर है। वो 3 राज्य कौन से हैं, एक आंध्र प्रदेश है, एक केरल है और एक तमिलनाडु है। इन 3 राज्यों के अंदर मेरे बच्चों इसकी जमीनें हैं। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्र 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो कुल सीमा है वो कितनी है, वो है 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें से बच्चों स्थलीय सीमा है 15,200 और पानी के साथ लगती जो सीमा है वो कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर होगी। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है बच्चों की 9 डिग्री चैनल जो है वो निम्नलिखित में से किसे अलग करता है। तो मेरे बच्चों देखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैनल को लेकर, तो एक तो आप ध्यान रखिएगा 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, एक द्वीप आप लोगों ने सुना है सुमात्रा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है दुनिया के अंदर। लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड है ये, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल जकार्ता है, जहां मेरे बच्चों 2018 के एशियन गेम भी खेले गए थे। और अब इसकी राजधानी डूबने के कगार पे है, तो अब ये अपनी नई राजधानी की तलाश कर रहा है और वो जगह इसने चूज की है बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप, बोर्नियो। तो 6 डिग्री चैनल जो है ना वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, किससे, ग्रेट निकोबार से।
ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार अपना है मेरे बच्चों द्वीप, जहां पर इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसके बाद अपनी कोई जमीन बच्चों दक्षिण के अंदर नहीं नजर आएगी आप लोगों को, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी भी याद रख लेना। फिर आपसे पूछ ले कि भूमध्य रेखा कितनी दूर रह जाती है इंदिरा पॉइंट से, तो बहुत आसानी से याद रख लेंगे। आपको सिर्फ 8 याद रखना है। 8 से कम करोगे 7 और 7 से कम करोगे 6, 876 किलोमीटर। 6 डिग्री चैनल के बाद आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री जो चैनल है ना मेरे बच्चों, ये किसको अलग करेगा? एक देश है अपना मालदीव, पड़ोसी मालदीव, लक्षद्वीप के नजदीक पड़ता है ये मालदीव। मालदीव को बच्चों ये अलग करेगा किससे? मिनिकाय से। मिनिकाय नाम का द्वीप लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, और ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अंडराइट के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है बच्चों, वो कौन सा होगा? मिनिकाय होगा। ठीक है, जो आपका अरब सागर के अंदर स्थित है। 8 डिग्री के बाद है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये सारे के सारे जो डिग्री हैं ये अक्षांश हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं आप समझ जाओ कि ये चैनल चैनल क्या कर रहे हैं, ये अक्षांश हैं, लैटिट्यूड हैं, जो पैरेलल लाइन ने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है काल्पनिक जमीनों की स्थिति को दर्शाने के लिए। ये 8 डिग्री अक्षांश है, ये 9 डिग्री अक्षांश है। तो मेरे बच्चों ये 9 डिग्री जो चैनल है या अक्षांश है, ये किसको अलग करेगा? ये मिनिकाय को लक्षद्वीप से। मिनिकाय और लक्षद्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से। ठीक है, तो मिनिकाय और लक्षद्वीप, ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री जो चैनल होगा ना बच्चों, ये अलग करेगा किसको? अंडमान को। अंडमान को किससे? निकोबार से। निकोबार से। अंडमान को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, और सबसे नीचे का जो अंडमान का भाग है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं लघु अंडमान। एक उत्तरी अंडमान होगा, फिर एक मध्य अंडमान होगा, एक दक्षिणी अंडमान होगा, एक लघु अंडमान होगा, और निकोबार का सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कार निकोबार। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान के कौन से भाग को निकोबार के कौन से भाग से अलग करता है? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। एक याद रखिएगा आप, डंकन पास। ये आपसे पूछ लेगा कि डंकन पास जो है, पास का मतलब दर्रा होता है, डंकन पास किसको अलग करता है? तो डंकन पास मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, लघु अंडमान को कौन से अंडमान से अलग करेगा मेरे बच्चों? दक्षिणी अंडमान से। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर है आपका मध्य अंडमान, फिर है आपका साउथ अंडमान, फिर है आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा पास होगा? डंकन पास होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई मेरे बच्चों? एक है कोको चैनल, ये याद रख लेना। कोको चैनल, कोको चैनल किसको अलग करेगा? ये कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। कोको द्वीप को किससे अलग कर देगा? ये अलग कर देगा किससे? उत्तरी अंडमान से। और उत्तरी अंडमान का सबसे ऊपर की ओर द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, तो यहाँ पर लैंडफॉल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये आप सभी को पता होगा कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु है वालांगू। वालांगू बिंदु है ना मेरे बच्चों। वालांगू की जगह वो किबुथु भी दे सकता है, एक ही बात है, किबुथु। और ये कौन से प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है? वो है बच्चों गौर माता, या गुहार मोती बोल सकते हैं। ये कौन से जिले में है? कच्छ जिले में। और कच्छ जिला कौन से राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर। वालांगू बिंदु कौन से जिले के अंदर है? अंजाव जिले के अंदर। जिला भी पूछ ले तो भी हम नहीं घबराएंगे, अंजाव जिला। डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछ लेना तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरी बिंदु जो है मेरे बच्चों वो कौन सा होगा? इंदिरा कोल होगा, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल बच्चों जो है वो लद्दाख का हिस्सा है।
और लद्दाख की ये जमीन जहां इंदिरा कोल है, ये पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखी है। 1947 के अंदर आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पीओके की राजधानी भी आपसे पूछ ले तो आप बोल देंगे मुजफ्फराबाद। पीओके की कैपिटल कौन सी है? मुजफ्फराबाद है। ठीक है बच्चों, जब पीओके के अंदर है तो ये जो हमारा बिंदु होगा, ये कौन सा बिंदु होगा? ये विवादित होगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर के ऊपर हमारा क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है बच्चों, हम बात करें अविवादित बिंदु हमारा उत्तरी कौन सा है? वो है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों ने सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। बर्फ ही बर्फ आप लोगों को यहाँ नजर आएगी मेरे बच्चों, बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। और बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, तो इसको सफेद पानी कहा जाता है। बर्फ ही बर्फ पाए जाने के कारण इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। आप लोगों ने धरती के ऊपर दो पोल सुने होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके अलावा थर्ड पोल बच्चों किसे कहा जाता है? सियाचिन को। लद्दाख भी आपका बर्फीला क्षेत्र है जहां कुछ नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल इसे कहा जाता है। शीत मरुस्थल इसे कहा जाता है। ठीक है और इस सियाचिन नाम के ग्लेशियर के ऊपर मेरे बच्चों 1984 में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने का काम किया था। और ये जो कार्यवाही की गई थी भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर, इसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं। ठीक है और 1984 से ही मेरे बच्चों भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के सामने बंदूक ताने यहाँ खड़ी हुई है। तो इसी के साथ ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या बन जाता है? युद्ध स्थल बन जाता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है ना, वो किसे कहा जाता है? सियाचिन को कहा जाता है। ठीक है अब दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु, मतलब राज्यों वाले भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तमिलनाडु राज्य के अंदर है ये। ठीक है तमिलनाडु राज्य के अंदर। और इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना, केप केमोरिन। केप केमोरिन इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना। ठीक है लेकिन बच्चों, भारत का सबसे नीचे की ओर जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कन्याकुमारी से भी नीचे हमारी जमीन है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार के अंदर पड़ती है। ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर ये गांव स्थित है बच्चों। और ये इंदिरा पॉइंट जो है, इसके नए नाम याद रख लेना, इसको पिग्मेलियन बिंदु बोलते हैं, इसको पार्सन बिंदु बोलते हैं। पार्सन पिग्मेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है आपसे पूछ ले कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो बच्चों आपको बोलना है 2933 किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो आपको बोलना है 3214 किलोमीटर। ठीक है ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये सदाबहार क्वेश्चन है जो हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलेगा फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा 82 पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है? इस देशांतर से लिया जाता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है भारत का मानक समय इससे लिया जाता है, तो पाकिस्तान का मानक समय किससे लिया जाता है? कौन से देशांतर से? तो पाकिस्तान का मानक समय लिया जाता है बच्चों 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारत और पाकिस्तान के देशांतरों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा भाई? अंतर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे 7.5 डिग्री का, 7.5 डिग्री का। और 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को बच्चों कितना समय लगता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, ये याद रख लेना। यदि समय की बात आए कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आप बोलेंगे 4 मिनट लगते हैं। ये 4 मिनट कैसे निकल के आया? ये 4 मिनट ऐसे निकल के आया कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 360 डिग्री घूमेगी, और पृथ्वी का अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेना ही क्या कहलाता है? एक दिन कहलाता है। और उसे एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे।
तो 24 घंटे के अंदर धरती कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो मेरे बच्चों 1 घंटे के अंदर धरती कितना घूमती होगी? फिर 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो कितना आएगा मेरे बहादुर बच्चों? ये आएगा सर जी 15 डिग्री। तो मेरे बच्चों पृथ्वी का 15 डिग्री घूम जाना ही क्या कहलाता है? 1 घंटा कहलाता है। ठीक है, और 1 घंटे का मतलब क्या होगा? फिर 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट लगते हैं धरती को 15 डिग्री घूमने में। तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 4 मिनट। ऐसे आया है 1 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, अब 7.5 डिग्री का डिफरेंस है भारत और पाक के बीच। भारत और पाक के मानक समय के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है? 7.5 डिग्री का। तो मेरे बच्चों 7.5 डिग्री का डिफरेंस का मतलब कितने मिनट का डिफरेंस हुआ? 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिनट का अंतर हुआ, और 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? आधा घंटा हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के समय के बीच 30 मिनट का डिफरेंस है, आधे घंटे का अंतर है। तो पाकिस्तान, पाक का समय भारत से कितना घंटा पीछे है? भारत के समय से बच्चों ध्यान रख लेना, समय से आधा घंटा पीछे है। ठीक है, माइनस जो है वो पीछे को दर्शा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो ये जो रेखा है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से गुजरती है बच्चों। ये 5 राज्य कौन से हैं? एक तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, एक ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, एक ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़। ठीक है, एक ये उड़ीसा से गुजरती है, और एक ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिससे हम समय लेते हैं वो 5 मेरे बच्चों राज्यों से गुजरने वाला देशांतर है। और ये समय जो लिया गया है भारत का मानक समय, ये लिया गया है मिर्जापुर से। मिर्जापुर जो है इलाहाबाद के निकट है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसी से आपसे रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, और कौन सी गलत है? भारत के लिए मानक देशांतर है, बिल्कुल सही है भाई, भारत के लिए मानक देशांतर है, सही बात है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही बात है भाई, 5.5 घंटे आगे। कैसे है वो भी बता देता हूं। देखिएगा 82.5 डिग्री देशांतर है भारत, भारत का समय 82.5 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री को तय करने में 4 मिनट लगते होंगे मेरे बच्चों, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिनट आएंगे? 330। 330 मिनट के घंटे बनाओगे तो कितने आएंगे? 5.5 घंटे। कितने घंटे आएंगे? 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे। और दुनिया का जो समय लिया जाता है वो 0 डिग्री से लिया जाता है। तो 0 डिग्री से मेरे बच्चों यदि हमें आना है कहां पर? 82.5, तो यहां समय के अंदर कितना अंतर होगा? 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब ग्रीनविच है जो लंदन के निकट है, जहां से पूरी दुनिया का समय लिया गया। 82.5 डिग्री का मतलब है बच्चों अपना मिर्जापुर, जहां से भारत का मानक समय लिया गया। तो भारत के मानक समय और दुनिया के समय के बीच, जहां से दुनिया का समय निर्धारित किया गया है बच्चों, उसके बीच 5.5 घंटे का अंतर है। तभी तो जब आप मोबाइल के अंदर अलार्म भरते हैं तो अलार्म भरते ही एक बात लिखी आएगी 5.5 GMT, प्लस का निशान आगे नजर आएगा, प्लस का मतलब आगे है 5.5 घंटे। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से, ग्रीनविच मध्याह्न समय रेखा से हम क्या है? 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये बात भी बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, जो ऑप्शन बी है। यह है इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है, ये भी सही है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, नहीं करती है। तो फिर कौन करती है? वो कर्क रेखा करती है बच्चों। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन सी रेखा करती है? कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देगा ना, इसका मतलब उसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। बताइएगा, यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं पेपर में तो मेरे हिसाब से ग्रुप डी वाले बच्चों की हालात जो है ना वो बहुत खतरनाक नजर आएंगे पेपर में, है ना? क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पढ़ने को मिलते हैं आप लोगों को हर जगह। फटाफट बताइएगा, निम्नलिखित में से वो कौन सी सेल है जो कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है? तो भारत के अंदर जितनी चट्टानें पाई जाती हैं ना मेरे बच्चों, उनको कई कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें तो उन्हीं में एक कैटेगरी है आपकी कुडप्पा, कुडप्पा सेल श्रेणी। यदि हम बात करें भारत के अंदर पाए जाने वाली जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? वो आर्कियन चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं बच्चों? आर्कियन।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। ये बच्चों पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले बनी हुई चट्टानें हैं। इनको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें। और सबसे पहली जो चट्टानें हैं ना, वो ज्वालामुखी के समय निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बनी हैं। तो मेरे बच्चों वो सारी की सारी चट्टानें क्या कहलाएंगी, इग्नियस रॉक कहलाएंगी, आग्नेय। तो ये आर्कियन चट्टानें आग्नेय चट्टानें ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कुडप्पा नाम लिया गया है, तो ये कुडप्पा मेरे बच्चों डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रकार की चट्टानें आपको कौन से राज्य के अंदर नजर आएंगी, इस प्रकार की चट्टानें सर आंध्र प्रदेश के अंदर नजर आएंगी। कौन से प्रदेश के अंदर नजर आएंगी, आंध्र प्रदेश के अंदर इस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। और बच्चों दिए गए जो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, उनमें से हम बात करें तो पापागनी, पापागनी जो शैल है श्रेणी, ये कुडप्पा से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुडप्पा से, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आगे चल के जब हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा ना, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो वहां पर मैं आपको सारी की सारी कैटेगरी भी बताऊंगा, ठीक है। तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा, वरना मैं आपको सारी की सारी कैटेगरी बताऊंगा। तो एक बार इतना सा ही ध्यान रखिएगा कि ये पापागनी जो शैल श्रेणी है, ये कुडप्पा शैल समूह से आती है। और कुडप्पा जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ज्यादातर आपको जो चट्टानें नजर आएंगी वो ये कुडप्पा कैटेगरी की ही नजर आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है। तो देखिएगा मानचित्र के ऊपर हम देखेंगे इसकी स्थिति। तो बच्चों ज्योग्राफी को समझा जा सकता है बहुत आसानी से। जब भी किसी जमीन का जिक्र हो भारत के अंदर, तो मानचित्र आंखों में आना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो मानचित्र आंखों में आएगा तो समस्या नहीं होगी हमें। तो देखिएगा बच्चों, ये है मानचित्र, ये है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं यह है राजस्थान, और राजस्थान का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है अलवर। और यहाँ से जो बच्चों अक्षांश गुजरता है ना, ये अलवर से भी गुजरता है और गंगटोक से भी गुजरता है, ठीक है। तो अलवर जो है वो कौन से राज्य का हिस्सा है, राजस्थान का। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कौन से राज्य से गुजरेगा, राजस्थान से भी गुजरेगा, राजस्थान से भी गुजरेगा, ठीक है। पंजाब ऊपर रह जाता है तो पंजाब से नहीं गुजरेगा, क्योंकि सिक्किम के कंपैरिजन में पंजाब ऊपर है, तो वो अक्षांश पंजाब से नहीं गुजरेगा जो सिक्किम से गुजरेगा। हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरेगा बच्चों, वो जम्मू कश्मीर से तो गुजरेगा ही नहीं। और ये जो अक्षांश है जो इन दोनों राज्यों से गुजर रहा है, वो है 27 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 27 डिग्री अक्षांश है जो राजस्थान और सिक्किम से गुजरता है। राजस्थान का अलवर और सिक्किम का गंगटोक, ये दोनों के दोनों 27 डिग्री अक्षांश के ऊपर ही आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। नगरों की बात हो रही है तो मेरे बच्चों फिर मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। फिर हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा यदि नगरों का जिक्र हो रहा है तो। देखिएगा, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। भाई रुक जाओ यार। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, आप सभी जानते होंगे। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। मेरे को मध्य प्रदेश का तुम हाई कोर्ट बता दो फटाफट। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बताएंगे सारे के सारे बच्चे। लखनऊ मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और बेंगलोर जो है ना वो कैपिटल है किसकी सर, कर्नाटका की। किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है, ठीक है। अब देखिएगा हम प्रदेशों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ है, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश आपका यहाँ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तेलंगाना आपका कहाँ होगा, तेलंगाना आपका यहाँ होगा भाई। और बेंगलोर कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा आपका। तो इनमें से सबसे पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा। और राइट हैंड साइड में सबसे आपको कौन नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है।
तो राइट हैंड साइड में ये नजर आ रहा है, ये कौन है, तेलंगाना, और तेलंगाना की कैपिटल कौन सी है, हैदराबाद। तो ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राइट हैंड साइड हमेशा पूर्व होती है। सुल्टा हाथ, राइट हैंड का मतलब है सुल्टा हाथ। सुल्टा हाथ पूर्व होता है मेरे भाई, और उल्टा हाथ होता है पश्चिम। सिर होता है उत्तर, और पैर होते हैं दक्षिण। पैर हमारे कहाँ है, दक्षिण में। ये दिशाओं का ज्ञान है। तो सबसे राइट हैंड में कौन आएगा, हैदराबाद आएगा, दिए गए 4 शहरों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती हैं। तो मेरे बच्चों, भूटान के साथ यदि हम बात करें, इसी मानचित्र पे देख लीजिएगा, भूटान ये है आपका भूटान। तो भूटान के साथ एक तो ये प्रदेश लगता है अरुणाचल, और बच्चों जिसे आज हम अरुणाचल बोलते हैं ना, इसका प्राचीन नाम याद रखना है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। एक आपका ध्यान रखना है, इसके साथ लगता है ये आसाम, जिसका प्राचीन नाम कामरूप है। एक बच्चों भूटान के साथ लगता है ये सिक्किम, और एक भूटान के साथ लगता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है, और भूटान के साथ भी लगता है। तो ये 4 राज्य भूटान के साथ लगते हैं। तो किसके साथ नहीं लगती है, सिक्किम के साथ तो लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, तो मेघालय के साथ नहीं लगती है इसकी सीमा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युगम म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। तो म्यांमार मेरे बच्चों आप सभी जानते होंगे सबसे पूर्वी पड़ोसी है हमारा। राइट हैंड साइड में जो है हमारा पड़ोसी देश, वो कौन है गुरुजी, वो म्यांमार ही है। ठीक है बच्चों, ये है ना म्यांमार, बिल्कुल सर यही है म्यांमार। यदि ये म्यांमार है तो इसके साथ है एक तो ये हमारा राज्य लगता है अरुणाचल प्रदेश, एक ये लगता है इसका नाम नागालैंड है। जो हरियाणा से पहले राज्य बना था वो नागालैंड ही बना था। ये है मेरे भाई मणिपुर, मणिपुर, और एक है ये मिजोरम। तो ये 4 राज्य म्यांमार को स्पर्श करते हैं अपने भारत के। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा युगम है, तो देख लीजिएगा मणिपुर और मिजोरम युगम है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड भी लगते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी हो जाएगा सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, और एक सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। यदि आप स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सेशन से इतने क्वेश्चन होंगे, तो पेपर तक जितने भी दिन बचे हुए हैं यदि हम लगातार क्लास अटेंड करेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चन से और सभी चैप्टर से मेरे बच्चों आपकी रिविजन जो है वो इस बैच के अंदर हो जाएगी। तो जिन जिन आपके साथियों ने इस बैच के अंदर एनरोल नहीं किया है, तो ये क्रैश कोर्स जो है इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका नाम है रोजगार MCQ बैच। और आपके दोस्तों तक ये मैसेज भी पहुंचा सकते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर मेरे बच्चों मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो वो लेट हो चुके होंगे, है ना। तो अभी मौका है, तो उन बच्चों तक भी आप ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। और रोजगार MCQ बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार रिवीजन करवाई जाएगी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। MP का हाई कोर्ट हमने नहीं पढ़ा। MP का हाई कोर्ट जो है ना बच्चों वो जबलपुर के अंदर है, ये ध्यान रख लेना, है ना। भोपाल के अंदर नहीं है, जबलपुर के अंदर है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट उनकी राजधानी में ना होकर किसी अन्य शहर के अंदर है, और जबलपुर के अंदर ही आर्मी के ट्रक भी बनते हैं। तो आर्मी के ट्रकों के आगे आप कभी देखना व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर लिखा मिलेगा, चाहे कोई भी आर्मी का ट्रक हो, है ना। तो आर्मी के ट्रक भी जबलपुर में बनते हैं। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी जबलपुर में है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो है वो इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, आसाम का हाईकोर्ट उसकी राजधानी में ना होकर गुवाहाटी के अंदर है। राजस्थान का हाईकोर्ट जयपुर में ना होकर जोधपुर के अंदर है। केरल का हाईकोर्ट तिरुवनंतपुरम में ना होकर एर्नाकुलम में है। कहाँ है, एर्नाकुलम में है। तो बहुत सारे ऐसे हाईकोर्ट हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो उनकी राजधानियों में ना होकर किसी अन्य शहर के अंदर स्थित है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट उसकी राजधानी चंडीगढ़ के अंदर ही है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।